फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट, फिर थर्ड था वर्क फोर्स फ्लेक्सिबिलिटी, अरेंजमेंट्स फॉर नॉलेज वर्कर्स, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। क्लास आप जहन में रखें कि हम मोटिवेशन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, थ्योरीज हमने मोटिवेशन की पढ़ ली हैं, और ये वो सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आपके बुक में ऑथर ने लिखी है कि ये वो प्रैक्टिसेस हैं जिनकी वजह से भी एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। ठीक है, इसके अंदर ये 5 प्रैक्टिसेस हैं जो हमने कल देखी थी। वो हमने रिवॉर्ड सिस्टम एंड इंसेंटिव स्कीम जो है वो देख ली थी। ठीक है, रिवॉर्ड सिस्टम क्या है? रिवॉर्ड ये हम कल देख चुके हैं, मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ। रिवॉर्ड सिस्टम, अगर रिवॉर्ड को अगर हम देख लें तो रिवॉर्ड से मतलब है कि इनाम देना। ठीक है, अजर, जजा, रिवॉर्ड करना किसी को, कोई आप इनाम देना। द थिंग गिवन इन रिकग्निशन ऑफ सर्विस, एफर्ट्स और अचीवमेंट। लेकिन आप रिवॉर्ड क्यों देते हैं? वो अच्छी सर्विस करता है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता है, या कोई चीज अचीव कर लेता है, टारगेट दिया था आपने, या वो वर्किंग सही कर रहा है, ऑनेस्टली कर रहा है, हार्ड वर्किंग से कर रहा है, तो ये रिवॉर्ड उस लिहाज से देते हैं। साथ ही इंसेंटिव स्कीम, कल क्लास एक क्वेश्चन आया था मेरे पास आखिर में कि सर आपने बोला था कि रिवॉर्ड और इंसेंटिव जो है, इंसेंटिव आप जो है वो बाद में दे देते हैं। शायद ऐसा हो गया हो, लेकिन मैं आपको दोबारा से बताता चलूं कि रिवॉर्ड इनाम है। ठीक है, रिवॉर्ड जो है वो बाद में दिया जाता है, किसी की अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्म करता है तो उस पे दिया जाता है। और इंसेंटिव, ठीक है, इसका मतलब भी है तरगीब देना, हौसला अफजाई करना। ठीक है, और इंसेंटिव और रिवॉर्ड दोनों मुलाजमीन को मिलने वाला जायद मुआवजा होता है, एडिशनल, जिससे वो मोटिवेट हो सके। हम थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ रहे हैं। तो रिवॉर्ड बाद में दिया जाता है, इंसेंटिव पहले सेट कर देते हैं आप उसको तरगीब देने के लिए, रागब करने के लिए कि अगर आप ये काम करोगे, ठीक है, ये आपका टारगेट सेट कर दिया, आप अचीव करोगे तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कल भी आया था, ये दोनों मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी हो सकते हैं, रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव बोथ ऑफ देम। ठीक है, मॉनेटरी भी हो सकते हैं और नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। ठीक है, रिवॉर्ड ऑफर करते हैं आप आफ्टर द वर्क फिनिश। अगेन आई रिपीट एंड अगेन, ताकि क्लैरिटी के लिए मैं दोबारा से एम्फेसाइज कर रहा हूं। और इंसेंटिव काम स्टार्ट करने के शुरू में दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए ऑथर कहता है कि जो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, बेटर परफॉर्म कर रहा है, उसको रिवॉर्ड किया जाता है, और जो नहीं परफॉर्म कर रहे, बेटर परफॉर्म नहीं कर रहे, उनके लिए आप पहले से इंसेंटिव रख लेते हो कि ये आपका इंसेंटिव है अगर आप ये बेटर परफॉर्म करोगे। ठीक हो गया, तो इस लिहाज से ये रखा जाता है। ठीक, इंसेंटिव के अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि इंसेंटिव के अंदर जैसे मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी के अंदर क्वेश्चन आया था, तो मैंने कहा था कि आप इंसेंटिव में उसको नॉन मॉनेटरी में एक कॉर्नर या एक अच्छी स्पेस, अच्छा ऑफिस दे देते हैं, अच्छा केबिन दे देते हैं, अच्छी लोकेशन दे देते हैं किसी भी अपने एम्प्लॉय को ऑफिस के अंदर। ठीक है, एंड सेम विद द रिवॉर्ड की भी नॉन मॉनेटरी हो सकता है। इंसेंटिव की एग्जांपल और क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे आप कमीशन सेट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था, आज ट्यूसडे हो गया, कल मंडे था, कि हाँ जी अगर आज ट्यूसडे है और नेक्स्ट ट्यूसडे तक 7 दिन हो जाएंगे, 7 दिन के अंदर आपको सेल्स का मैं टारगेट दे रहा हूँ कि आपने 1 लाख रुपए की सेल करनी है, उस पे आपको कमीशन मिलेगा 5,000 रुपए। तो ये क्या हो गया? ये इंसेंटिव हो गया, जो कि आप हौसला अफजाई करने के लिए शुरू में सेट करते हैं। अच्छा, अब इसके आगे हम फर्दर देख लेते हैं रिवॉर्ड सिस्टम क्या है। अगेन, इनाम, द थिंग, रिकग्निशन ऑफ एफर्ट्स एंड अचीवमेंट, जो चीज़ आप देते हैं उसकी एफर्ट्स और उसकी अचीवमेंट्स को और उसकी वर्किंग को, हार्ड वर्किंग को और उसकी सर्विसेज की बेसिस के ऊपर आप उसको इनाम देते हैं। ठीक है, अब इसके मकसद क्या है ये कल मैं देख चुका था, ताकि आप मोटिवेट कर सकें। ठीक है, एडिशन टू योर सैलरी आपको एक चीज मिल रही है तो श्योरली आप क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। इसके मकसद जो है, एम है, वो मोटिवेशन क्या है? क्वालिटी ऑफ स्टाफ, यानी कि वो लोग आपके पास रह जाएंगे जो कि वाकई वर्क कर रहे हैं, बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं और कुछ ना कुछ अचीवमेंट करेंगे। कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस, ठीक है, वो श्योरली रिवॉर्ड, आप सैलरी से एडिशन देते हैं, सैलरी तो आप उसको लगातार देंगे, लेकिन रिवॉर्ड तब भी दिया जाएगा जब तक वो बेटर परफॉर्म करता रहेगा। तो कल मैंने कंसिस्टेंसी का बताया था कि करता रहेगा तो उसको मिलता रहेगा। ठीक है, और फेयरनेस, ठीक है, जो हार्ड वर्क करेगा उसको कंटिन्यू टू गेट द रिवॉर्ड।
जो हार्ड वर्क करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। और ये फेयरनेस जो है श्योरली मैनेजर ने रखनी है, कि ऐसा नहीं है जिसमें से एक एग्जाम्पल अक्सर हम देते हैं कि गधे और घोड़े एक साथ नहीं बांध दिए, बल्कि आपने जो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं उनको आपने रिवॉर्ड किया है। ठीक है, रिवॉर्ड परफॉर्मेंस वही अगेन चीज है कि आपने उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर रिवॉर्ड किया। एंड कंटिन्यू हो रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर रिवॉर्ड सिस्टम के। रिकग्नाइज फैक्टर्स अदर देन जॉब। मकसद क्या है रिवॉर्ड देने का? तो अदर फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने कल बताया, उसकी ऑनेस्टी, उसकी हार्ड वर्किंग को आप मैयर करते हो, लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हो, जो टास्क आपने उसको गिवन की है, दी है, उसके ऊपर हाउ मच रिस्पॉन्सिबल ही इज, दैट इज रिकग्नाइज फैक्टर्स अदर देन जॉब परफॉर्मेंस। तो जॉब से हट कर जो फैक्टर्स हैं उनको भी आप रिकग्नाइज करते हो। कंट्रोल कॉस्ट, ठीक है, आप कॉस्ट को कंट्रोल करते हो, इसी के बेसिस के ऊपर लोग बेटर परफॉर्म करते हैं, टारगेट्स मीट करते हैं, अचीव करते हैं। ठीक है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये मैंने बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, मकसद है बेटर कस्टमर सर्विसेज देना, और आपका ये एम्प्लॉय जिसको आपने रिवॉर्ड दिया है कंटिन्यूसली इसने बेटर कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, कस्टमर्स के फीडबैक से आपको पता लगा, कस्टमर से अच्छे रिलेशनशिप कायम किए हैं। सो दैट्स वाई जो है ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल था कि सुपीरियर सर्विस क्वालिटी देनी है, और इसने इसको मीट किया है। दैट्स वाई मकसद है आप इसको रिवॉर्ड कर रहे हैं, इसको रिवॉर्ड दे रहे हैं। सेकंड, इंसेंटिव, अगेन आई विल रिपीट कि अगेन इंसेंटिव, रिवॉर्ड तो इनाम है, इंसेंटिव को ऑथर कहता है हौसला अफजाई करने के लिए, आप उसको मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव रखते हो, ऑल्दो दोनों मोटिवेशन के लिए हैं, लेकिन अगेन क्या है, ये तरगीब का भी वर्ड इसमें ऑथर ने यूज किया कि तरगीब देना, इंसेंटिव इज दैट। और ये क्या है, काम अभी किया नहीं, करेगा, ये शुरू में इसको दे देते हैं। ठीक है, स्टार्ट नहीं किया उसकी बेसिस के ऊपर आप इंसेंटिव कहते हैं, बिफोर द वर्क स्टार्ट। तीन टाइप की इंसेंटिव स्कीम है, ठीक है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, बोनस स्कीम और प्रॉफिट शेयरिंग। अब ये हम इसमें भी देख चुके थे, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, पीस वर्क जितने काम करेंगे उतना ही आपको जो है वो इंसेंटिव मिलेगा। ठीक हो गया। देयर इज अ सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग द वर्कर्स, कि वो जैसे मैंने कल लेदर फैक्ट्री के अंदर आपको लेदर जैकेट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में एग्जांपल दी थी। बाज ऐसे वर्कर होते हैं जो 3 से 4 भी बना लेते हैं, और बाज 2 होते हैं, बाज 5 भी बना लेते हैं एक दिन के अंदर। ठीक है, तो जितना वो बनाएंगे उतने उसी लिहाज से उनकी जो है वो सैलरी होगी। दैट्स अ वन फॉर्म ऑफ द इंसेंटिव स्कीम अंडर द परफॉर्मेंस रिलेटेड पे के अंदर। ठीक है, क्लास के कल एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट्स द डिफरेंस, तो ये डिफरेंट टाइप्स है इंसेंटिव स्कीम की। वन इज द परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, सेकंड इज द बोनस स्कीम, और थर्ड इज द प्रॉफिट शेयरिंग। These are the main types, 3 main types ऑथर ने बताया है कि जिसके थ्रू जो इंसेंटिव स्कीम की टाइप्स हैं, जिसके थ्रू आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हो। ठीक है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे के अंदर जैसे हम थे, तो ये विद इन परफॉर्मेंस रिलेटेड पे वन ऑफ द टाइप इज के पीस वर्क, जितना काम करेंगे उतना ही उसके लिहाज से मुआवजा मिलेगा। और अगर आप देख लें बाय द एंड ऑफ डे, एक शख्स 5 कर रहा है, एक 3 कर रहा है, और एक ने सिर्फ 2 किए हैं, तो श्योरली वो 2 वाला अच्छा आएगा। आने वाले दिनों के अंदर, वीक्स के अंदर, मंथ्स के अंदर वो भी अपने आप को इतना एक्सेल कर ले कि वो भी 5 एक दिन में जैकेट्स बना सके। ठीक है, तो ये दैट्स अ मोटिवेशन फॉर दैट पर्सन के जो दिन में 2 बना रहा है। अच्छा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स आप सेट कर देते हो। ठीक है, आप उसको डिफाइन कर देते हो कि ये आपका ऑब्जेक्टिव है, आपने इसको अचीव करना है। ठीक है, की रिजल्ट्स आर आइडेंटिफाइड, कि ये रिजल्ट्स आप दोगे तो आपकी इसकी बेसिस के ऊपर आपको इंसेंटिव दिया जाएगा ऑन द टॉप ऑफ योर सैलरी। ठीक है, पॉइंट सिस्टम, कल क्लास इससे पहले मैंने आपको बताया था जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जितनी भी चीजें आ रही हैं, आप अमेजोन को देख लें, दराज को देख लें, ठीक है, आप ईबे पे देख लें, गोटू पे है, तो उनके भी सारे एक इंसेंटिव्स और पॉइंट सिस्टम है, जहाँ पे हम कहते हैं दूसरा अदर क्या है, स्टार सिस्टम। और अगर हम पॉइंट्स देख लें तो पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं, जो जैसे करीम एंड उबर की मैंने कल एग्जांपल दी थी। ठीक है, आप अगर इंसेंटिव उनका देख लें तो उन्होंने अभी काम नहीं किया, उनको टारगेट सेट कर दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है। ठीक है, और जब वो उन पॉइंट्स को अचीव कर लेते हैं, उस टारगेट को मीट करते हैं, अगर वो मीट करते हैं तो उनको उससे एडिशनल
इंसेंटिव मिलता है। अगर वो मीट नहीं करते तो उनको इंसेंटिव नहीं मिलता है, ठीक है। एंड दैट्स अ बेस्ट एग्जांपल। अक्सर आप क्रीम ऊबर आपने यूज की होगी, ठीक है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं क्रीम ऊबर्स के अंदर, तो दे टोल्ड मी द मैकेनिज्म, ठीक है, कि उसके अंदर श्योरली वो कहते हैं कि आज हमने इतने आवर्स लाइव रहना है, इतनी आज का टारगेट है हमारा, इतनी राइड्स करनी है और ये मेरी रेटिंग होगी, तो जिसकी बेसिस के ऊपर मुझे आज का बोनस इंसेंटिव मिलेगा। ठीक हो गया। सो दैट्स अ पॉइंट सिस्टम एज वेल। ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का कहते हैं एक्सटेंशन है, ठीक है। पॉइंट सिस्टम्स के ऊपर आप देखते हैं कि किस लिहाज से कितना इम्प्रूव किया है, कितने पॉइंट्स उसने गेन किया और उसकी बेसिस के ऊपर उसको इंसेंटिव मिलता है। कमीशन की ऑलरेडी मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं। इंसेंटिव के अंदर आपने दिया नहीं लेकिन पहले कमीशन सेट कर लिया, एक वीक के अंदर नेक्स्ट ट्यूसडे तक ₹1,00,000 अगर आप सेल करोगे तो ₹5 5,000 की आपको कमीशन इस पे मिलेगा। ये भी इंसेंटिव के अंदर ही आता है एंड दे ऑल कम्स अंडर द परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। सेकेंड, इंसेंटिव स्कीम के अंदर हमने 3 देखे थे। बोनस स्कीम है, ठीक है। कल एक क्वेश्चन आया था, मैं कहा कल मुझे लग रहा था शायद रोजा भी था, और यह है कि बहुत ज्यादा क्योंकि लेंथी सा हो रहा है, और सैयद जिले अब्बास ने एक क्वेश्चन भी किया था कि क्या फर्क है बोनस में और परफॉर्मेंस रिलेटेड पे के अंदर। तो मैंने कहा था कि आज के लिए आप इसको छोड़ दें, ठीक है, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ इन दैट वन, ठीक है। इसको नेक्स्ट हम कल लाजमी देखेंगे। बोनस स्कीम, वन ऑफ स्कीम, डिफरेंस क्या है? परफॉर्मेंस रिलेटेड पे तो मुस्तकिल तौर के ऊपर मिलती है, ठीक है, लेकिन बोनस क्या है, आप जो है उसको वन ऑफ स्कीम सम टाइम आप उसको दे देते हो कि हाँ अगर उसने इस काम को कर लिया तो एडिशन टू योर सैलरी या एडिशन टू योर पीस वर्क के एडिशन, आपके ऑब्जेक्टिव मीट करने के या पॉइंट सिस्टम के या आपको जो कमीशन मिल रहा है इससे हट कर जो है, क्योंकि ये आपके रेगुलर बेसिस के ऊपर है, जितना काम करेंगे उतना मिलेंगे। आप अगर आप फोर्स सपोज कह रहे हैं कि पीस वर्क एक ने लगातार तौर के ऊपर वो काम कर रहा है, दिन की 5 जैकेट्स बना रहा है और वो पिछले 6 महीने से बना रहा है और उसकी क्वालिटी पे भी वो कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, उसको 5 के तो पैसे मिल ही रहे हैं। लेकिन बोनस में क्या होगा कि जब मैनेजमेंट उसको देखेगी कि वो लगातार पिछले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से वट एवर इज द टाइम पीरियड जिसमें मैनेजमेंट चाह रही है, ये लगातार बना रहा है, तो उसको परफॉर्मेंस रिलेटेड पे के अंदर पीस फर्क का तो मिल भी रहा है, उसको एडिशन टू दैट वो और बोनस देते हैं कि हाँ जी आपकी परफॉर्मेंस लगातार हम देख रहे हैं कि आप एब्सेंट भी नहीं हो रहे हो, ठीक है, ज्यादा आप छुट्टियां भी नहीं कर रहे हो एक्स्ट्रा, ठीक है, आपका काम भी सही है, आप दिन के 5 पीस बनाते हो और उन पीस की क्वालिटी बिल्कुल सही है, उसमें कोई डैमेज नहीं निकलता, कोई उसके अंदर नुक्स नहीं होता, ठीक है। तो दैट्स वाई हम आपको बोनस देते हैं, ठीक है। तो ये बोनस है। जैसे कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बाय द एंड ऑफ ईयर जो है वो बोनस दिया जाता है, एडिशनल 1 सैलरी या 2 सैलरी देते हैं, या ईद के ऊपर आप उनके बोनस सेट होते हैं, ठीक है, कि हर ईद के ऊपर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को जो है वो बोनस देती है, और बोनस सम टाइम हाफ ऑफ द सैलरी होती है और सम टाइम 1 कंप्लीट एडिशनल सैलरी होती है। प्रॉफिट शेयरिंग, मैंने सेब्रो टेक्नोलॉजीज लिखा है, मैंने इससे पहले क्लास के अंदर जिक्र किया था। सेब्रो टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हुमक मॉडल टाउन के अंदर हमने विजिट किया था, और उसमें मैंने आपको बताया था, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हमने डिस्कस किए थे कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, और अभी जैसे कंटीजेंसी थ्योरी के अंदर हमने देखा था कि एक्सटर्नल फैक्टर्स का बहुत इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन की एचआर पॉलिसीज के अंदर। वहां पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 2008 तक सेब्रो टेक्नोलॉजीज वाले कहते हैं कि हम जो ओवरऑल प्रॉफिट है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, तो जो हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी होती थी उसके अंदर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम शेयर करते थे अपने एम्प्लॉयज के साथ, ठीक है, और जिसका जितना स्केल है, जितनी सैलरी है, उसी सैलरी का प्रॉफिट का परसेंटेज उन्होंने सेट किया हुआ है, एडिशन टू दैट सैलरी, उस जो ओवरऑल प्रॉफिट है कंपनी का वो उनको भी एम्प्लॉयज को देते थे। कैसे फोर्स, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी एक एम्प्लॉय की सैलरी है 20,000, एक की 50,000 है और एक की ₹1,00,000 है, और कंपनी के जो प्रॉफिट शेयरिंग का फॉर्मूला है दैट्स 2%। तो जो 20,000 का 2% है, क्योंकि उसका स्केल है, उसकी वर्किंग है,
वो उसको 20,000 का 2% उस एम्प्लॉय को मिलेगा ओवरऑल प्रॉफिट का, ठीक है। और इसी तरह जो 50,000 वाला है उसका 2% मिलेगा, और जो लाख है उसका 2% मिलेगा। तो ये भी एक इंसेंटिव स्कीम है। अगेन अगर प्रॉफिट शेयरिंग है तो प्रॉफिट तो पहले नहीं होता, ये बाय द एंड ऑफ द मंथ, और मंथ के भी क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट मंथ के 5 to 10 डेट के दरमियान आपको पता लगता है कि लास्ट मंथ से हमने कैलकुलेशन करते हैं टोटल प्रॉफिट के, और उसके बाद फिर आप क्या करते हो, उस प्रॉफिट ओवरऑल प्रॉफिट को शेयर करते हो अपने एम्प्लॉयज के साथ। सो दैट्स द प्रॉफिट शेयरिंग, कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी है उसको शेयर कर दिया जाता है अमंग्स द एम्प्लॉयज। दैट्स वन ऑफ द इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। बोनस और इंसेंटिव खत्म हो गया। नेक्स्ट जो है सेकंड, फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट, ठीक है। वर्क अरेंजमेंट वेयर इन एम्प्लॉयज आर गिवन ग्रेटर स्केड्यूलिंग फ्रीडम, ठीक है। इसके अंदर देख लें, अगेन इट्स अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, हाउ पीपल आर मोटिवेटेड, क्योंकि फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट अगर दी जाती है तो लोग एम्प्लॉयज क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। ग्रेटर स्केड्यूलिंग फ्रीडम से मुराद है कि जैसे ट्रेडिशनल है 9 to 5 उसने काम करना है, 8 आवर्स जॉब है, 8 आवर्स वर्क है, उसने एम्प्लॉय ने करना ही है। इसमें भी एम्प्लॉयर के ऊपर है, एम्प्लॉयर 8 आवर्स भी रखता है, लेकिन उसके अंदर उसकी कोई कैद नहीं होती है कि वो कब करे, 9 to 5 बैठे या कब, उसने वो 8 आवर्स जो है वो कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और वो अपना टाइम किसी वक्त भी स्केड्यूल कर सकता है जिस तरह उसको ईज होती है, आसानी होती है। वो हो सकता है 4 घंटे सुबह में कर ले और 4 घंटे शाम को कर ले, या 2 घंटे कर ले और फिर 6 घंटे शाम को कर ले। तो ये फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर वर्क फ्रॉम होम भी आता है, ठीक है। ये लास्ट इसके अंदर टेली वर्किंग जो है वर्क फ्रॉम होम ही है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट, वर्क अरेंजमेंट वेयर इन एम्प्लॉयज आर गिवन ग्रेटर स्केड्यूलिंग फ्रीडम, वो अपनी स्केड्यूलिंग फ्रीडम होती है। अब ये डिफरेंट टाइप्स इसके अंदर ऑथर ने बताया है। एक है फ्लेक्स टाइमिंग, ठीक है, द नीड टू वर्क अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ आवर्स बट लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन दीज ऑन व्हेन दीज आवर्स आर वर्क, जैसा कि अभी मैंने बताया कि किस टाइम किया है। तो ये दैट्स अ फ्लेक्स टाइमिंग, ठीक है। 2 घंटे सुबह कर रहा है, 6 घंटे शाम को कर रहा है, 4 घंटे सुबह या 4 घंटे शाम को कर रहा है, ये उसके अंदर उसकी कोई कैद नहीं है, अपनी मर्जी के मुताबिक उस टाइम को वो स्केड्यूल करता है और आराम से बैठ के घर बैठ के काम कर रहा होता है। स्टूडेंट्स आप अवेयर होंगे, मोस्टली मेरे आईटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो अवेयर होते हैं। फ्रीलांसिंग का आपको पता होगा, तो काफ़ी ऐसे प्रोफेशनल्स हैं मेरे स्टूडेंट्स जो फ्रीलांसिंग भी करते हैं, और उनके पास वो फ्लेक्सी टाइमिंग है, और फ्रीलांसिंग में वो घर से बैठ के अपना काम करते हैं। और पास फ्रीलांसिंग के अंदर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने इतने घंटे देने हैं, ठीक है। उसको मॉनिटर कैसे करता है, ये जब भी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं तो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको वो ऑन कर देते हैं, और वो उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, और जब ये काम हैंड ओवर करते हैं तो वो सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग उनको सेंड कर देते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर जिसने काम दिया है या एम्प्लॉयर है उसको पता है कि इसने टोटल कितनी एफर्ट्स और कितना टाइम इसमें पुट किया है, ठीक है। अच्छा, सेकंड फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट के अंदर है शिफ्ट सिस्टम, ठीक है। नाम से जाहिर है कि ठीक है शिफ्ट पैटर्न है। ये बाज जगह पे जहाँ पे 24 आवर्स है वहाँ पे 8 8 8 घंटे की 3 शिफ्ट्स होती हैं, जिसको जो अप्रोप्रिएट होता है, अगर स्टूडेंट्स हैं सुबह पढ़ रहे हैं तो शाम को वो क्या करेंगे, शिफ्ट में, शाम की शिफ्ट में काम करेंगे। अगर शाम को भी नहीं कर सकते तो रात को करते हैं, जैसे कॉल सेंटर्स के अंदर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स काम करते हैं, ठीक है, और काफी कॉल सेंटर्स के अंदर शिफ्ट्स पैटर्न चलता है। कंप्रेस वीक, ठीक है, ये कंप्रेस वीक ऐसा है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स आप करते हैं लेकिन विद इन द डेज की जो है शिफ्ट रोटेशन के अंदर। मैं ऑयल कंपनी के अंदर 3 साल जॉब करता रहा, इस्लामाबाद के अंदर एक फर्म है ऑयल कंपनी, उसके अंदर यहाँ पे एक कंप्रेस वीक का कॉन्सेप्ट था। हमारे जो वर्कर्स थे जो साइट के ऊपर काम करते थे, हमारे पास सिंध के अंदर साइट्स थी, वेरियस साइट्स थी, वेरियस एरिया थे जहाँ पे हमारी जो है वो ड्रिलिंग होती थी, और हमारे वहाँ पे एरिया था जहाँ पे कंपनी एक्सप्लोर करती थी, तो एक्सप्लोर करती थी ऑयल को। तो उस जगह पे जितने भी लोग होते थे वहाँ का तो पैटर्न बहुत ही फ्लेक्सिबल है, कि वहाँ फ्लेक्सिबल इस लिहाज से कि वो 14 डेज साइट के ऊपर होते थे सिंध के अंदर, ठीक है, हेड ऑफिस हमारा इस्लामाबाद के अंदर ही था, और 14 डेज वो ऑफ होते थे। सो दीज आर द कंप्रेस्ड वीक। अच्छा, सिक्योरिटी फर्म्स के अंदर जहाँ पे 12 12 घंटे की शिफ्ट होती है,
तो कंप्रेस वीक की अनदर एग्जांपल है कि सम टाइम 4 दिन, उसके अंदर ये है कि आप एक्स्ट्रा आवर देते हो, एक्स्ट्रा टाइम देते हो। तो सिक्योरिटी फर्म्स के अंदर मैंने बहुत में देखा है कि उसके अंदर 4 दिन ऑन होते हैं, 3 दिन ऑफ होते हैं, 3 दिन ऑन है, 4 दिन ऑफ है, और ये कंप्रेस वीक का पैटर्न वहां पे चल रहा होता है, ठीक है। जॉब शेयरिंग दैट्स नॉट वेरी कॉमन, ऑथर भी कहता है कि जॉब शेयरिंग इतना कॉमन नहीं है, लेकिन वो ऐसा ही है जैसा कि 8 घंटे की शिफ्ट है तो एक आदमी 4 घंटे करता है और बाकी 4 घंटे दूसरा आदमी आके काम करता है, ये जॉब शेयरिंग है, और वो अपने कंप्लीट 8 आवर्स फ्रॉम 9 to 5 फुल कर लेते हैं। पार्ट टाइम वर्कर्स, एज आई सेड, स्टूडेंट्स कितने पार्ट टाइम काम करते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो सुबह के टाइम पढ़ रहे होते हैं, और मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं कमर्शियल मार्केट है यहाँ पे, वहाँ पे मदर केयर के अंदर जॉब करते हैं, जे डॉट के अंदर जॉब करते हैं, और उनको जो है वो पार्ट टाइम वर्कर्स को जो हायर करते हैं। दीज आर नॉट वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, पार्ट टाइम वर्कर्स जो हैं भी, ठीक है। क्रीम ऊबर के ऊपर कितने स्टूडेंट्स जो है वो पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं, और यह है कि बाहर यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, इवन बरतानिया के अंदर ये चीज़ बड़ी कॉमन है कि पार्ट टाइम वर्कर्स की ज़रूरत होती है, वो भी जब कंपनी को लोड वर्कलोड इंक्रीज होता है तो उस सूरत के अंदर है। अच्छा, टेली वर्किंग इट्स अगेन वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे टेलीफोन को यूज करते हुए, इंटरनेट को यूज करते हुए, फैक्स मशीन को यूज करते हुए आप जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके फायदे क्या है एम्प्लॉय को और क्या नुकसान हैं, ये यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। एडवांटेजेस फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को क्या फायदा है, कॉस्ट एंड टाइम सेविंग, अगेन वर्क फ्रॉम होम है तो आप उनका कॉस्ट भी सेव होगा, टाइम भी है। कॉस्ट, अदर कॉस्ट ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, जिसमें फैक्स मशीन की हो सकती है, इंटरनेट की हो सकती है, यानी ब्रॉडबैंड की हो सकती है, और अगर फेस वर्किंग फ्रॉम होम और टेलीफोन है तो टेलीफोन की भी है, समटाइम कंपनी पेड देम, ठीक है। तो लेकिन टाइम सेविंग है, आप जॉब पे जा रहे हैं, जॉब से आ रहे हैं, जो ट्रैवलिंग टाइम है वो टाइम आपकी बचत हो जाती है, और जब वो ट्रैवलिंग टाइम है तो अगेन जो रेंट है या फिर अपनी गाड़ी का जो फ्यूल एंड मेंटेनेंस है, वो कॉस्ट है आपकी जो है वो सेव हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी टू फिट वर्क अराउंड फैमिली लाइफ एंड अदर कमिटमेंट्स, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपकी मर्जी है, सुबह आप 4 घंटे दें, शाम को दें, आप रात को दें इवन, ठीक है। आपने 24 आवर्स के अंदर अपने 8 आवर्स पूरे करने हैं, या जो भी आपको प्रोजेक्ट मिला या काम है जो आउटसोर्स किया है, तो आप अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर सकते हैं बिटवीन फैमिली एंड अदर कमिटमेंट्स के। इंक्रीज एंजॉयमेंट ऑफ वर्क सिंस फील एम्प्लॉयर इज लिसनिंग टू देयर नीड्स, कि एम्प्लॉय फील करता है कि हाँ भाई एम्प्लॉयर ने मेरी नीड्स को फुलफिल किया है, सुना है, तो वो एक किस्म की उसकी मोटिवेशन है, और घर बैठ के वो इजीली काम कर सकता है, क्योंकि वो कॉस्ट भी, टाइम भी, और फ्लेक्सिबली काम कर रहा है घर के अंदर। डिसएडवांटेजेस अगेन कॉस्ट है, ठीक है। एडिशनल यूटिलिटीज मैं भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इन टर्म्स, ठीक है, आपका एडिशनल यूटिलिटीज फैक्स मशीन हो गया, प्रिंटर, कंप्यूटर, ब्रॉडबैंड, इसके आपको पे करना जाता है, इन दैट केस आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती है, दैट्स वन ऑफ द डिसएडवांटेज। लॉस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, ये बहुत होता है, ये प्रॉब्लम है, और ये जब फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट्स आई, अब भी हो रहे हैं काम, तो इसमें ये है कि इंटरेक्शन नहीं है, बॉस से डायरेक्ट सुपरविजन नहीं है, एट वंस आप पूछ नहीं सकते हो, देयर आर डिलेज ऑफ ईमेल्स करके, आप अगर किसी चीज के बारे में पूछते हो तो उसमें सोल्यूशन आने में डिले होता है, समटाइम्स सारी टीम टुगेदर नहीं होती है ऑनलाइन, ये भी इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। अगेन लैक ऑफ सपोर्ट ड्यू टू द फ्लेक्सिबल आवर्स आर वर्किंग फ्रॉम होम, लैक ऑफ सपोर्ट, जो बता चुके हैं, सुपरवाइजर अवेलेबल नहीं है, मैनेजर अवेलेबल नहीं है, ईमेल जो आप करते हो उसका लेट रिस्पॉन्स आ जाता है, और सबके एक टाइम पे मीटिंग होना, ये भी इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दैट्स द फिनिश ऑफ द फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट, जो कि सेकंड पोर्शन था, प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मोटिवेशन, ठीक है। थर्ड जो है वो वर्क फोर्स फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। जहां पे हम बात करते हैं वर्क फोर्स फ्लेक्सिबिलिटी की, तो ऑथर कहता है इट्स मोर देन द इंसेंटिव एंड बोनस, या आप कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट से ज्यादा बढ़कर है, कि जहां पे ओवरऑल वर्क फोर्स फ्लेक्सिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, मच ब्रॉडर रेंज ऑफ फ्लेक्सिबल वर्किंग ऑप्शंस है। कैसे? इसके अंदर वर्क फॉर फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर ऑथर कह रहा है ब्रॉडर है, सो दैट्स व्हाई उसने कहा व्हाई इट इज ब्रॉडर, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी है और एक न्यूमेरिकल फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। न्यूमेरिक्स, नंबर्स, फंक्शंस रिलेटेड टू वर्किंग, नाम से जाहिर है जो फंक्शन है, जो काम है, जो स्किल है, जो वर्क कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्या फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए, और न्यूमेरिकल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स
क्या फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अंडर द वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी। फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, employee have the ability to move between tasks as and when is required, ठीक है, जब और जहां पे उनको रिक्वायर्ड होता है तो एम्प्लॉयज क्या होते हैं, उनको मूव किया जाता है बिटवीन टास्क जब जहां जहां पे जरूरत होती है। क्वेश्चन आता है कि हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है कि आप फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर सकें वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर। तो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि 3 तरीके हैं कि आप एम्प्लॉयज को ट्रेन करें इन अ वैरायटी ऑफ स्किल्स, टास्क के अंदर, मल्टीपल टास्क के अंदर, वैरायटी ऑफ स्किल्स के अंदर क्या करें, आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करें। क्लास अगर आपको याद होगा, जॉब रोटेशन का मैंने एक बताया था, एक तो उसका मेजर पर्पस है, और आई बिलीव आई हैव लोड्स ऑफ स्टूडेंट्स, 74 स्टूडेंट्स हैं। मैंने एक रिसर्च पेपर अपनी ड्राइव के अंदर शेयर किया था मिड कैरियर क्राइसिस का, और जॉब रोटेशन में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि रोटेट क्यों करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय बोर हो जाता है एक काम को करते करते, ठीक है, मोनोटनी, लगातार एक काम को करते रहना मोनोटनी कहलाता है, और उस काम को करते लोग बोर हो जाते हैं, इस वजह से उनकी जॉब को रोटेट किया जाता है। और दूसरी चीज है, जब जॉब रोटेशन नहीं होती है तो क्या है, लोग क्राइसिस के अंदर आते हैं, और जो रिसर्च पेपर है होपफुली सबने पढ़ लिया होगा, जो हार्वर्ड का रिसर्च पेपर है मिड कैरियर क्राइसिस का, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको फर्दर समझ आ जाती है क्यों रोटेट किया जाता है। अच्छा, व्हाई देयर इज अ लिंक बिटवीन दिस फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी, के जॉब रोटेशन क्यों किया जाता है, पहला तो बोर हो जाते हैं काम को कर करके, और दूसरा क्या होता है कि उसको इस वजह से रोटेट किया जाता है ताकि वो मल्टीपल टास्क और मल्टीपल स्किल्स को सीख ले। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सम कंपनीज ऐसा करती हैं खुद ही इंटेंशनली, एक तो एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग जब वो आते हैं तो उनको हर डिपार्टमेंट के अंदर थोड़ा सा टाइम लगाया जाता है, उसकी रीजन ये होती है कि वो कंपनी की ओवरऑल वर्किंग को अंडरस्टैंड कर सके। और जो जॉब रोटेशन है उसका पर्पस ये होता है कि फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर सके। एक शख्स ने 2 साल एक डिपार्टमेंट में काम किया तो फिर उसको शिफ्ट कर देंगे दूसरे डिपार्टमेंट में ताकि वो उसको भी लर्न कर सके। फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद है कि अगर उस डिपार्टमेंट के अंदर जिसमें इस शख्स ने 2 साल काम कर दिया, अगर कोई आदमी मिसिंग है तो मैनेजमेंट को यह फिक्र नहीं होती है कि आज वो ऑफ है तो क्या करेंगे, उनको पता है दूसरे डिपार्टमेंट से इस पर्सन ए को जिसने 2 साल इसमें काम किया है हम इजीली आज मूव कर सकते हैं इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो मल्टी स्किल्ड पर्सन है। तो फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी कैसे अचीव होती है, आप क्या करते हैं, वाइड वैरायटी ऑफ स्किल्स में एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं, फर्स्ट। सेकंड, आप रिक्रूट ही ऐसे लोग करते हैं जो मल्टी स्किल्ड होते हैं, जिनके पास मल्टीपल स्किल्स अवेलेबल होती हैं। और थर्ड, आप कैसे करते हैं, बाय द प्रोग्राम ऑफ जॉब रोटेशन, जो अभी मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी कैसे अचीव होती है, आप लोगों को मल्टीपल टास्क के ऊपर ट्रेन करते हैं। सेकंड, आप लोग ही वो हायर करते हैं जो कि मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। और थर्ड, आप अपने एम्प्लॉयज को रोटेट करते रहते हैं विद इन द डिपार्टमेंट्स, दैट्स अ फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक हो गया। न्यूमेरिकल फ्लेक्सिबिलिटी कैसे अचीव होती है, इसके अंदर वो कहता है नॉन कोर वर्कर्स एंड टू मीट द फ्लक्चुएशंस इन डिमांड। नॉन कोर वर्कर्स, अगर मैं आपको बताता चलूं कि नॉन कोर वर्कर्स ऐसे वर्कर्स हैं, जैसे मैं ऑयल कंपनी के अंदर जॉब करता था, तो ऑयल कंपनी के अंदर मेरा बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर था, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के साथ में काम करता था, और हम वर्क करते थे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो गवर्नमेंट के टेंडर्स उन पे काम करते थे। और हमारा डिपार्टमेंट था, क्योंकि कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी, और फिर जो है वो डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करता था, तो इस वजह से मेरा जो है काम बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर से रिलेटेड था, और हम बिजनेस डेवलपमेंट करते थे, प्रोजेक्ट्स लेते थे, टेंडर्स लेते थे। अब जो नॉन कोर की बात में करने लगा था, हमारी कंपनी ऑयल कंपनी थी, तो ऑयल कंपनी का काम था ऑयल को एक्सप्लोर करना। तो जो एक्सप्लोर करने की जो कोर टीम थी वो जियोफिजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, केमिकल इंजीनियर्स थे, मैकेनिकल इंजीनियर्स थे।
ठीक है, तो वो क्या है, कोर वर्कर्स। ये न्यूमेरिकल फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, नॉन कोर वर्कर्स के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल फ्लेक्सिबिलिटी आप कोर वर्कर्स में अचीव नहीं कर सकते। अच्छा, आईसीएमए के अंदर अगर मैं बताऊं कि आईसीएमए का बिजनेस क्या है, उसका है टीचिंग एंड लर्निंग, पढ़ाना और सिखाना, ठीक है, नॉलेज से रिलेटेड है, टीचिंग से रिलेटेड है, लर्निंग से रिलेटेड है। इसके अंदर कोर लोग कौन है, इसके अंदर कोर लोग जो हैं वो टीचर्स हैं, ठीक है, टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, ठीक है। और कोर जो ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शंस हैं उसके अंदर कंप्यूटर लैब्स हैं, क्लासरूम्स हैं, लाइब्रेरी हैं, ये कोर जो है वो फंक्शनल यूनिट्स हैं। तो कोर वर्कर्स टीचर्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, ठीक है, ये कोर हैं। और जो नॉन कोर हैं, जो कि सपोर्टिंग स्टाफ है, एडमिन स्टाफ है, वो नॉन कोर के अंदर आता है। इसको मैं इस वजह से थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आगे हम इसी से रिलेटेड हम फर्दर और डिटेल में हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल फ्लेक्सिबिलिटी वो कहता है कि नॉन कोर्स वर्कर के लिए टू मीट फ्लक्चुएशन इन डिमांड, ठीक है, फ्लक्चुएशन डिमांड के अंदर अप एंड डाउन है, डिमांड ज्यादा बढ़ गई तो आपने ज्यादा वर्कर हायर कर लिए, ठीक है। ये कैसे आप कह सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, आप टेम्परेरी वर्कर्स को हायर करके, न्यूमेरिकल फ्लेक्सिबिलिटी। तो टेम्परेरी वर्कर, ऑयल कंपनी के अंदर कभी भी ऑयल कंपनी जो फिजिक्स जियोलॉजिस्ट को टेम्परेरी हायर नहीं करेगी, क्योंकि वो कोर टीम है, तो हमेशा जो है उसके अंदर कोर टीम की जरूरत होगी, ठीक है। टेम्परेरी वर्कर्स हायर भी करते हैं समटाइम, जैसे बाहर यूरोप के अंदर क्रिसमस कैजुअल जॉब्स होती हैं, जब क्रिसमस आती है तो आपको हेल्पर्स की जरूरत होती है, टेम्परेरी वर्कर्स की जरूरत होती है, आप टेम्परेरी वर्कर्स को हायर करते हैं। पाकिस्तान में ईद के दिनों के अंदर जब ईद आती है और उसमें जैसे छोटी ईद के अंदर अक्सर सुपरमार्केट्स और अक्सर शॉप्स वाले जो है टेम्परेरी वर्कर्स को हायर करते हैं, ठीक है। तो दैट्स अ फ्लेक्सिबल। पार्ट टाइम वर्कर्स, ठीक है, आप पार्ट टाइम वर्कर्स को हायर करते हैं और ओवर टाइम आप अपने ही वर्कर से ओवर टाइम ले लेते हैं। दैट्स अ न्यूमेरिकल फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर, ठीक है। वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर अगेन ऑथर ने आपके बताया कि हैंडीज शेमरॉक ऑर्गेनाइजेशन, ये हैंडी ने एक ऑर्गेनाइजेशन के 3 कोर दिए थे, 3 बेसिक जो है वो हिस्से दिए, ठीक है। इसके अंदर उसने हैंडी ने 3 कोर्स दिए, द प्रोफेशनल कोर, द कंट्रेक्चुअल फ्रेंच एंड द फ्लेक्सिबल लेबर फोर्स। प्रोफेशनल कोर वही आ गई जो मेन कोर है, प्रोफेशनल वर्कर्स हैं, ठीक है। कंट्रेक्चुअल जो कि परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप हायर करते हैं और उनको रिवॉर्ड करते हैं विद अ फी, ठीक है। और लास्ट क्या है, फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स है, ये वही पार्ट टाइम एंड टेम्परेरी वर्कर्स हैं जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये अनदर वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटीज के अंदर हैंडी ने एक व्यू दिया था शेमरॉक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और जिसके अंदर वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड होती है 3 डिफरेंट कोर्स के अंदर, प्रोफेशनल कोर है, कॉन्ट्रेक्चुअल है और क्या है, फ्लेक्सिबल लेबर फोर्स। प्रोफेशनल जो मुस्तकिल हैं जैसे जियोफिजिक्स, जियोलॉजिस्ट, केमिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। कॉन्ट्रेक्चुअल जब आप उसको टाइम टू टाइम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ले आते हैं और व्हेन इट्स रिक्वायर्ड टू बी परमानेंट तो परमानेंट है, एल्स आप उनको छोड़ देते हैं जब काम हो गया, प्रोजेक्ट हो गया। और फ्लेक्सिबल पार्ट टाइम हो गया, जब ओवर टाइम लगाने के लिए पार्ट टाइम वर्कर्स को जो है वो फ्लेक्सिबल कहलाते हैं। अच्छा, शेमरॉक क्यों कहते हैं, शेमरॉक एक दरख्त के एक पत्ते का है जिसके 3 कोने निकले हुए होते हैं। और ये ज्यादातर इफ आई एम नॉट रॉन्ग आयरलैंड के अंदर, स्कॉटलैंड के अंदर होता है। और हैंडी भी जो है वो एक स्कॉटिश ऑथर था जिसने ऑर्गेनाइजेशन को कैटेगराइज किया अकॉर्डिंग टू दैट लीफ, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 कोर होती हैं। और उसने उसको कंपेयर किया विद शेमरॉक, उस पत्ते से जिसके 3 कोने निकले होते हैं, उस पत्ते के फर्दर स्प्लिट होता है 3 कोनों के अंदर, 3 आप कह सकते हैं पत्तों के अंदर, उस पत्ते के अंदर फर्दर सब डिविजन्स होती हैं। तो दैट्स व्हाई इसको शेमरॉक कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो 2.4 इसके अंदर है, प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मोटिवेशन, दैट इज अरेंजमेंट फॉर नॉलेज वर्कर्स, ठीक है। ये ऑल द क्लास आपके बुक के अंदर नहीं है, लेकिन वन वो आर टॉकिंग अबाउट द नॉलेज वर्कर, तो देयर शुड बी और देयर मस्ट बी अ डिबेट अबाउट द इंडस्ट्रियल वर्सेस इंफॉर्मेशन एज। क्या फर्क होता है इंडस्ट्रियल वर्सेस इंफॉर्मेशन एज, ठीक है। इफ इट वुड बी अ क्लास आई वुड डिस्कस दैट टॉपिक, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रियल एज के अंदर अगर आप देख लें,
जो जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज लगती हैं, जैसे लेट 80s के अंदर, अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो गई, फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई, और कंट्रीज की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए या उनकी कौमों की तरक्की का इन्हिसार जो है वो इंडस्ट्रीज के ऊपर था, और वो कौमें तरक्की कर रही थी जिनके अंदर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, प्रोडक्शन होती थी, ठीक है। फॉर टुडे एज वेल ये इतना जो है वो अनपॉपुलर नहीं है। आज भी अगर हम चाइना की देख लें तो चाइना की मेजर जो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उसकी इंडस्ट्री के ऊपर है, लेकिन साथ साथ उसकी इंफॉर्मेशन एज भी है। इंफॉर्मेशन एज क्या है? जिसके अंदर आप मशीन्स को यूज करते हैं, आप इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं, दैट्स इंफॉर्मेशन एज जो कि करंट चल रही है। अब कैसे, अगर अमेरिका का मैं देखूं, अगर अमेरिका देख लें जो स्टिल वो कहता है कि वी आर द सुपर पावर और वो हम दुनिया की फर्स्ट बिगेस्ट इकोनॉमी है, और चाइना जो है क्लेम करता है कि 2011 में हम सेकंड बिगेस्ट बन गए थे, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो लेकिन अगर अमेरिका का देख लें तो अमेरिका इंडस्ट्रीज से जो है वो एक बिगेस्ट इकोनॉमी नहीं है, बल्कि वो इंफॉर्मेशन एज के अंदर है। उसके अंदर अगर हम देख लें तो उसके गूगल है, अमेरिका कहाँ से कमा रहा है? गूगल से कमा रहा है। अमेरिका कहाँ से कमा रहा है? जीमेल से कमा रहा है। अगेन अमेरिका कहाँ से कमा रहा है? यूट्यूब से कमा रहा है। अमेरिका अमेजोन से कमा रहा है, फेसबुक से कमा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट से कमा रहा है, ठीक है, ओरेकल। सो ये वो सारी कंपनीज हैं जो कि आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन एज की कंपनीज हैं, दे आर नॉट इंडस्ट्रीज। यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है? इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो प्रैक्टिस रिलेटेड टू मोटिवेशन के अंदर अरेंजमेंट फॉर नॉलेज वर्कर्स है। यहाँ से आपको आइडिया हो गया हु आर द नॉलेज वर्कर्स जो इन कंपनीज के अंदर, ओरेकल के अंदर, फेसबुक के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, गूगल के अंदर, अमेजोन के अंदर, ठीक है, काम कर रहे हैं, ठीक है। वो ये कंपनी, ये वहां पे जो काम करने वाले हैं वो क्या है? नॉलेज वर्कर्स है, ठीक है। और अमेरिका जो है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है दुनिया के अंदर जो है वो जो है वो सुपर पावर है या बिगेस्ट इकोनॉमी है। नॉलेज वर्कर की बाय डेफिनेशन देख लें, इज एन एम्प्लॉय हुज प्राइमरी कंट्रीब्यूशन टू द वर्क प्लेस इज नॉलेज ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। इसके अंदर अगर हम देखें तो ऑथर कहता है ये वो वर्कर हैं जिनको सोचने के पैसे मिलते हैं। तो यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हु आर द नॉलेज वर्कर, जो थिंक करते हैं, जो सोचते हैं, और जिनके पास स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, दीज आर द नॉलेज वर्कर्स, ठीक है। इन वर्कर्स के अंदर कौन से आ रहे हैं? आपके रिसर्च स्टाफ आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि पीएनजी, सॉरी नॉट पीएनजी, जीएसके, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन मेडिसिन की फैक्ट्री है। इसके अंदर जो लोग हैं, रिसर्च के स्टाफ हैं, वो उनकी कोर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम कोर है। और क्या काम कर रहे हैं? वो मेडिसिन का, वो डिजीजेस का क्योर लेके आ रहे हैं, ठीक है। जैसे जीएसके का एक प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर ऑगमेंटन है, और पाकिस्तान में पहले नंबर पे कंपनी है, दूसरे नंबर पे फाइजर है। तो वाई जीएसके पहले नंबर के ऊपर है? क्योंकि उसकी वो टीम जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, वो डिफरेंट डिजीजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका क्योर लेके आ रहे हैं, यानी उनके अगेंस्ट मेडिसिन लेके आ रहे हैं, क्योंकि ऑगमेंटन इज द स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है, ठीक है। और जिसकी वजह से सबसे ज्यादा सेल ऑगमेंटन की पाकिस्तान के अंदर हो रही है, और जीएसके पहले नंबर के अंदर है। दुनिया में मुझे नहीं पता किस क्या है, लेकिन क्यों पहले नंबर के ऊपर है? क्योंकि उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, दे आर द नॉलेज वर्कर। इसी तरह एप्पल के अंदर बात करें तो एप्पल के अंदर जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी लेके आ रहे हैं और जो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो लोग कौन से? वो नॉलेज वर्कर हैं। फेसबुक के अंदर इसी तरह ही है, गूगल के अंदर इसी तरह है, यूट्यूब के अंदर, जीमेल के अंदर। तो ये नॉलेज वर्कर हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर रहे हैं, और स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं डाटा मिलता है। समटाइम ये भी है कि 80 मुल्कों के अंदर लोग काम कर रहे हैं। एक दो मैं पहले देख रहा था कि 6 बड़ी टीमें हैं दुनिया भर के अंदर जो इस के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और इस कोरोना वायरस के वैक्सीन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो काम कर रहे हैं वैक्सीन लाने के लिए, दोज पीपल आर द नॉलेज वर्कर। तो इसके अंदर वो कहता है रिसर्च स्टाफ है, केमिस्ट है, आर्किटेक्ट्स हैं, जो कि नॉलेज वर्कर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब नॉलेज वर्कर की क्या है इम्प्लीकेशन, क्या है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, ठीक है। ये नॉलेज वर्कर्स हैं, ठीक है, जो आप यूज करते हैं।
उसकी क्या इम्प्लीकेशन है। वो कहते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया, अगर नॉलेज वर्कर को जब आपने हायर ही करना है तो देखना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, उनके तजर्बे, उसके उनके एक्सपीरियंस और उनके पास जो इल्म है, उनकी क्वालिफिकेशन है, जो उनकी स्किल्स हैं, उसकी बेसिस के ऊपर आप हायर करते हैं, ठीक है, ताकि वो अ, अपनी कंपनी के अंदर जो है वो वर्किंग कर सके और कंपैटिटिव एडवांटेज दे सके। ठीक हो गया। सेकेंड इज द शेयरिंग ऑफ नॉलेज। इसके अंदर एक आता है कि बहुत से ऐसे वर्कर्स होते हैं कि जिनके पास नॉलेज तो होता है लेकिन वो नॉलेज शेयर नहीं करते। ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई करना है उन लोगों को और उन लोगों को इस लिहाज से ट्रेन करना है कि जो नॉलेज है उसको वो शेयर कर सके। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है कि वो नॉलेज को शेयर कर सके, जिसके अंदर टीम वर्किंग के थ्रू कर सकते हैं, जॉब रोटेशन के थ्रू कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स के थ्रू कर सकते हैं। वही लोग आने वाले लोगों को ट्रेन करें और जो नॉलेज उनके पास है उनको दें। नॉलेज शेयरिंग के अंदर लाइब्रेरीज जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं बहुत मैटर करती हैं कि आप लाइब्रेरीज रखते हैं जिसके अंदर बुक्स होती हैं और वहाँ पे नॉलेज को शेयर किया जाता है। ठीक है। रिटेंशन, रिटेन करना नॉलेज को, ठीक है, थ्रू लाइब्रेरी अगेन कर सकते हैं। और अगर हम जब इंफॉर्मेशन एज की बात कर लें तो जितना भी है अमेजोन, उसकी सक्सेस क्या है कि वो अपने कस्टमर का नॉलेज रखता है, उसको रिटेन करता है। अली बाबा भी अपने कस्टमर के डाटा को रखता है, उसको रिटेन करता है। और समटाइम आप देखते होंगे जब आप शॉपिंग करते हैं अमेजोन के थ्रू, अगर आपने शॉपिंग किया है, दराज के थ्रू किया है, जब आप अकाउंट बनाते हैं आपकी डिटेल होती है, आपके बाइंग बिहेवियर को भी वो देखता है। ठीक है। और ये सारा मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कॉम्बिनेशन से वो कर रहे होते हैं। और ऐसे एल्गोरिथम में जो बैकग्राउंड पे होते हैं तो आपका डाटा रखते हैं, आपके बाइंग बिहेवियर को देखते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप लॉग इन होते हैं तो आपके इंटरेस्ट से जो आपके बाइंग पैटर्न है उससे रिलेटेड चीजें आपको अपने पेज के ऊपर ऑलरेडी डिस्प्ले होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। और ये कैसे मुमकिन होता है? ये इन बड़ी बड़ी फर्म्स के रिटेंशन ऑफ नॉलेज है। ठीक है। अगेन और रिटेन करना, इसको रखना, परफॉर्मेंस अप्रेजल और अपने उन वर्कर्स की जो है परफॉर्मेंस को अप्रेज करना जिस तरह वो काम करते जाएं। ठीक है। उस लिहाज से उनका एक कैरियर पाथ हो जिसके लिहाज से उनको उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अप्रेज करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट इसके अंदर है प्रैक्टिस रिलेटेड टू मोटिवेशन। 5 प्रैक्टिसेस थी और लास्ट इज 2.5 एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, हाउ टू इन्वॉल्व योर एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन बी मोटिवेटेड। ठीक है। नॉलेज वर्कर का हमने देख लिया कि नॉलेज वर्कर क्या है, डेफिनेटली सिलेक्शन क्राइटेरिया है। नॉलेज वर्कर आप वो नॉलेज को शेयर कर सकें, उनके नॉलेज को रिटेन कर सकें और उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज कर सकें। और ये काम किसका है? ये एचआर का काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। ठीक है। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, अगेन एम्प्लॉय इन्वॉल्व होगा तो वो मोटिवेट होगा। ठीक है। उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो कंट्रीब्यूट कर सके ऑर्गेनाइजेशन को। और ये मैंने आपको शायद पहले बताया कि कल्चर बहुत मैटर करता है। देखिए जहाँ पे लिखा कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन, समटाइम ऐसा होता है, और जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम सेट की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी काम कर चुका हूँ कि जब आप अगर कोई सजेशन देते हो तो आपकी सजेशन को वेलकम नहीं किया जाता है और वहाँ पे आपकी सारी इनोवेशन और क्रिएटिविटी को भी किल कर दिया जाता है। और आपका बॉस क्या रिप्लाई करता है? अपना काम से काम रखो, तुम्हें ज्यादा पता है, मैं इतने अरसे से यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। और सम टाइम उस सेट को ये होता है कि ये एग्जांपल्स मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, ये दी गई हैं कि मैं इतने अरसे से इतना हार्ड वर्क करके एक कंपनी को एक रूम से लेकर इतनी बड़ी फर्म्स है और ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाई है, तो मुझे ज्यादा पता है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो दीज आर द वर्ड्स, दीज आर द कल्चर जो डेवलप होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉय फिर कंट्रीब्यूट नहीं करता अगर अपनी सजेशंस और अपनी ओपिनियंस नहीं देता। और सम टाइम बॉस इस वजह से भी उसकी ओपिनियन नहीं मानता कि अगर मैंने इसकी ओपिनियन मान ली और उससे बहुत ज्यादा जो है वो फायदा हो गया या काम हो गया तो इसकी ज्यादा बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि इसने निगेट किया है और अपोज किया है मेरी ओपिनियन को। दीज आर रियली फैक्ट्स। ये कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये मेंटालिटी है आपके मैनेजर्स की भी और आपके इवन ऑनर की भी, जो फाउंडर ऑफ द कंपनी है, कि वो इस वजह से भी उनकी ओपिनियन को नहीं मानते, नहीं देखते, जिसके अंदर जो है वो आप कह सकते हैं उसका अपना फायदा होता है। ठीक है।
कैसे की जा सकती है? जॉब डिजाइन के थ्रू, जॉब एनरिचमेंट के थ्रू, जॉब एनलार्जमेंट के थ्रू, ये हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। आप एम्प्लॉय को जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हो जॉब एनरिचमेंट एंड एनलार्जमेंट के अंदर, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के और एडिशनल टास्क दे के उसको आप मोटिवेट कर सकते हो, इन्वॉल्व कर सकते हो। ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, ठीक है, आप कम्युनिकेट ओपनली एंड ऑनेस्टली कर लें, ठीक है। अगेन इसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर भी आते हैं। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन के अंदर हर चीज आती है। हमारी कंपनी ऑयल कंपनी थी और हमारी ऑयल कंपनी के अंदर श्योरली वो ओगरा के अंडर आते हैं और उनका ओजीडीसीएल से भी काम था। तो हमारे सेट में सम टाइम ऐसा होता था कि ऐसे लोग हायर करने पड़ जाते थे जो कि ऑलरेडी जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनसे बहुत लेस कॉम्पिटेंट थे, लेस एक्सपीरियंस थे, लेकिन वो सैलरी उनके बराबर ही ले रहे थे। तो ये क्या था, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्पैक्ट हो रहे थे और सेट को जो है ऐसे लोग रखने पड़ते थे। अगर ओगरा कहता है या ओगरा का बॉस कहता है तो ही हैज टू हायर देम। अगर ओजीडीसीएल की तरफ से आते हैं तो ही हैज टू हायर देम। उसको ना करने का कोई चारा नहीं होता, बिकॉज ही हैज टू टेक कॉन्ट्रैक्ट विद द from that companies. So that's a really unethical, it's not good, लेकिन but that is happening, ठीक है, ये हो रही है। But when there is not open and honest communication, नहीं है, आपको नहीं पता किसकी क्या सैलरी है, क्या कुछ है, क्या बेनिफिट्स उसको दिए जा रहे हैं, और विदाउट एनी रीजंस को दिए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ड्यू टू द रेफरेंस, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं कंपनी के अंदर। इन्वॉल्व एंड लिसन टू देम, उनको सुने और उनकी फीडबैक लें, ठीक है, उनको इन्वॉल्व करें। कंप्रोमाइज एंड बार्गेन विद एम्प्लॉयज, इट्स अ वेरी बिग जो सेंटेंस कि आप कंप्रोमाइज करें और बार्गेन करें। जहाँ पे आपने सुनना है उनकी बातों को सुने। बार्गेनिंग अबाउट द सैलरीज, ठीक है, सैलरी के बारे में, उसके बेनिफिट के बारे में। अगर एम्प्लॉय बार्गेन करता है तो उसके साथ बार्गेनिंग करें और एक म्यूचुअल विन विन सिचुएशन के अंदर आप पहुंच जाए, ठीक है। अच्छा क्लास, ये स्लाइड जो है मैंने अपलोड भी कर दिए। दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 13। ये हमारे चैप्टर नंबर 13 जो है उसके एंड है, खत्म हो गया। एंड द चैप्टर इज एचआर थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मोटिवेशन। इसके अंदर हमने थ्योरीज भी देख ली और हमने प्रैक्टिसेस भी देख ली, ठीक है। मैं इसको क्विकली रिव्यू कर लूं जो आज का हमने पढ़ा है, ठीक है। आज जो हमने देखा है उसके अंदर बोनस एंड इंसेंटिव स्कीम है, बोनस सॉरी रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव स्कीम है, ये हम कल भी देख चुके थे। रिवॉर्ड क्या होता है, इंसेंटिव क्या होता है। इंसेंटिव के अंदर 3 टाइप्स के इंसेंटिव हमने देखे थे, पीआरपी, बोनस एंड प्रॉफिट शेयरिंग। फिर फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट है, फ्लेक्स टाइमिंग है, ठीक है। शिफ्ट सिस्टम है, कंप्रेस फिक्स, 4 डेज ऑन 3 डेज ऑफ, 3 डेज ऑन 4 डेज ऑफ, ये वीक के अंदर पैटर्न चलता है। ये हमारे ऑयल कंपनी के अंदर 14 डेज ऑन 14 डेज ऑफ। जॉब शेयरिंग 4+4 आवर्स के अंदर लोग करते हैं। इट्स नॉट वेरी कॉमन, ये मैंने इवन यूरोप में भी नहीं देखा, पाकिस्तान में भी नहीं, इवन साउथ अफ्रीका, आई बीन टू साउथ अफ्रीका एंड यूएई, मिडिल ईस्ट, ठीक है, वहां पे भी कहीं पे भी नहीं देखा है। मिडिल ईस्ट के अंदर में पूरा यूएई और इवन बहरीन एंड देन ओमान, आई विजिटेड बोथ प्लेसेस एंड आई स्पेंट सो मेनी you can say months over there. And South Africa के अंदर not months, days. And in Britain, बरतानिया के अंदर 3.5 साल में रहा हूँ। वहाँ पे भी जॉब शेयरिंग इतना नहीं है, लेकिन पार्ट टाइम इज वेरी कॉमन ओवर देयर, ठीक है। पाकिस्तान में भी पार्ट टाइम इज नॉट वेरी कॉमन, ठीक है, लेकिन पार्ट टाइम काफी जॉब्स चलती हैं, ठीक है। एंड देन देयर इज अ टेलीवर्किंग, टेलीवर्किंग है वर्क फ्रॉम होम और टेलीफोन, फैक्स और ब्रॉडबैंड। ये फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट है। दीज आर द प्रैक्टिस रिलेटेड टू मोटिवेशन। फायदे और नुकसान क्या होते हैं एम्प्लॉयज को, ठीक है। वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड न्यूमेरिकल फ्लेक्सिबिलिटी। फंक्शनल जो है अगेन वही बात है, मल्टी स्किल मल्टीटास्किंग है, जहां पे उसको रिक्वायर है। इसमें आप 3 चीजों से अचीव कर सकते हैं, लोगों को ट्रेन करें, सेकेंड लोग हायर ही वो करें जो मल्टी स्किल हो, और थर्ड जॉब रोटेशन के थ्रू। न्यूमेरिकल फ्लेक्सिबिलिटी जहां पे अगेन टेम्परेरी वर्कर्स हैं, पार्ट टाइम वर्कर्स हैं और ओवर टाइम है, और नॉन कोर वर्कर्स के अंदर आप अचीव कर सकते हैं टू मीट द फ्लक्चुएशन इन डिमांड। जैसे हम बताया क्रिसमस के अंदर डिमांड बढ़ जाती है तो बर्तानिया में क्रिसमस कैजुअल्स की जॉब आ जाती है। पाकिस्तान में जैसे ईद के अंदर अगर आपने टेम्परेरी वर्कर्स को हायर कर लिया, ठीक है, ये है। अगेन हैंड इज शेमरॉक, सेम रिलेटेड टू वर्क फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। जो सारा यहाँ पे डिस्कस किया है इसके अंदर एक थ्योरी में हैंड इज ने शेमरॉक ऑर्गेनाइजेशन दी है और वही 3 चीजें यहाँ पे दी हैं। फिर नॉलेज वर्कर है, अगेन it is very much important about the industrial versus information age। इंडस्ट्रियल एज क्या है और इंफॉर्मेशन एज क्या होती है, ठीक है। तब यहाँ पे हम वेरी क्लियर हो जाएगा कि नॉलेज वर्कर क्या है। इसमें रिसर्च स्टाफ है, केमिस्ट है और आर्किटेक्ट्स आते हैं। मैं कह सकता हूँ कि इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी लाने वाले वो लोग जो
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लाइक एप्पल के अंदर काम कर रहे हैं वो लोग सारे भी नॉलेज वर्कर के अंदर हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो है ये सारी इसी से रिलेटेड है। ह्यूमन रिसोर्स की क्या इम्प्लीकेशन है? सिलेक्शन क्राइटेरिया, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, रिटेंशन ऑफ नॉलेज एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। लास्ट, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, job design, job enrichment, job enrollment, open and honest communication, involvement, and listen to them and compromise and bargain with the employees. That's the end of chapter number 13. ये सारी updated slides मैंने group के अंदर upload कर दी हैं, ठीक है? इस पूरे chapter की slides वहाँ पे मौजूद हैं। I'll take the question answer, ठीक है? जहाँ तक हमारा session है, hopefully हम वहाँ तक इसको देख लेंगे, ठीक है? जब तक डिस्कनेक्ट नहीं करते। टाइम हमारे पास 8 मिनट है, हो सकता है श्योरली इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चंस आज ही फुल हो जाए। अच्छा, एजाजुल्ला आपने अभी पूछा है फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी, मैं दोबारा से रिवाइज भी कर चुका हूँ फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है? अगेन 2-4 क्वेश्चन। अच्छा क्लास, एक एडवाइस है मेरी, प्लीज डोंट टेक इट एज एन ऑफेंस, ठीक है? आप घर के अंदर होते हैं, बैठे हुए होते हैं, आपके पास बुक्स मौजूद हैं, मैंने नोट्स भी सेंड कर दिए हैं, आपके पास स्लाइड्स भी मौजूद हैं और आपके पास इंटरनेट भी मौजूद है, ठीक है? अगर आपको लेटर ऑन कभी प्रॉब्लम होती है, कोई इश्यूज होती हैं, तो आप खुद बिट ऑफ रिसर्च भी कर सकते हैं। आप रिसर्च करें, देखें, स्मॉल एफर्ट्स आप पुट करेंगे तो श्योरली आपको आपके आंसर, क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आई विल नॉट आंसर योर क्वेश्चन, बट एज एन एडिशनल एडवाइस के तौर के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? सो दैट्स व्हाई आई हैव सेड डोंट टेक इट एज एन ऑफेंस, इसको एज ए ऑफेंस ना लें, ठीक है? एज ए आप एक मशवरा ले लें, एक एडवाइस ले लें, ठीक है? अच्छा, KPIs अभी हमने डिस्कस नहीं किए हैं। KPIs होते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, आप इंडिकेटर्स सेट करते हैं, ये हम आगे देख लेंगे, ठीक है? MCQs की प्रैक्टिस इंशाल्लाह कल मैं करवा लूंगा, ठीक है? कल है MCQs को हम देख लेंगे क्लास के शुरू में ही, और नेक्स्ट चैप्टर फिर हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? खुशनूद अगेन, मैंने आप अपनी क्लास फेलो से ले लें नोट्स, मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है और उसके थ्रू मैं उस ड्राइव के ऊपर सारी चीजें शेयर कर देता हूँ, उसका लिंक आप ले लेना, ठीक है? अच्छा, नॉन कोर वर्कर ऐसे हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जैसे ऑयल कंपनी के अंदर है तो कोर टीम वो है जो जियोफिजिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, केमिकल इंजीनियर हैं और मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, वो कोर टीम है। जो बाकी हैं वो नॉन कोर टीम के अंदर आ जाते हैं। जीएसके ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है, जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च स्टाफ है, वो कोर टीम है वो जीएसके की। बाकी जो वर्कर्स हैं, जो ऑपरेशनल वर्क कर रहे हैं, लेबर वर्क कर रहे हैं, वो नॉन कोर टीम है। इजाजुल्लाह ठीक हो गया? अच्छा, फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी, अगेन इजाजुल्लाह फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर हम देख चुके हैं, जहां के अंदर मल्टी फंक्शन से जाहिर है कि मल्टीपल फंक्शन करने वाला, मल्टीपल टास्क करने वाला, उसको हम कहते हैं फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके अंदर आपके जो पीपल हैं उनको आप मल्टीपल टास्क और स्किल्स जो हैं वो ट्रेन करते हैं, उनकी ट्रेनिंग उनको देते हैं। फॉर सपोज आप ऑपरेशन के अंदर हैं, ठीक है, और आप ये अभी एचआर के अंदर हैं, ऑपरेशन के अंदर मशीन ऑपरेट करने के लिए आज 3 वर्कर्स ने छुट्टी कर ली है, फिर भी एक वर्कर अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आ जाए तो काम चल सकता है, ऑपरेशंस चल सकते हैं। ऑल्दो उसके ऊपर लोड ज्यादा हो जाएगा लेकिन ऑपरेशन बंद नहीं होंगे, लेकिन चलेंगे। अब कंपनी क्या करती है, देखती है एचआर के अंदर एक आदमी मौजूद है जो 2 साल से ऑपरेशन के अंदर इस मशीन को ऑपरेट कर रहा था, तो अब कंपनी क्या करती है, उस एचआर के फंक्शन से उस बंदे को लेके आएगा कि आज यहाँ पे जरूरत है, आज 3 लोग एट अ टाइम ड्यू टू मल्टीपल रीजंस जो है ऑफ हो चुके हैं, अब आप आके यहाँ पे काम करो ताकि हमारे ऑपरेशंस जो है वो डिस्टर्ब ना हो और आज की प्रोडक्शन हमारी चलती रहे। तो दैट्स अ फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये पर्सन ट्रेन किया था कंपनी ने ऑपरेशंस के अंदर भी, क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर भी, एचआर के अंदर भी, आज एचआर में काम कर रहा था करंटली, तो इस वजह से उसको मूव कर दिया है टुवर्ड्स द ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। दैट्स अ फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी। कॉमन परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ उनको प्रमोट कर देना, ठीक है? ये आगे हम फर्दर भी देख लेंगे, इससे पहले भी देख चुका हूँ, बता चुका हूँ मैं।
अच्छा, न्यूमेरिकल फ्लेक्सिबिलिटी सोबिया खान मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोबारा भी शायद आपको क्लियर हो गया होगा। आपका क्वेश्चन 1143 पे आया था कि न्यूमेरिकल फ्लेक्सिबिलिटी ऐसा है जो नॉन कोर वर्कर्स हैं, जिसके अंदर वर्कर्स हैं जिसमें पार्ट टाइम वर्कर है। मैंने क्रिसमस कैजुअल की आपको जॉब्स के बारे में बताया, मैंने आपको बताया ईद के ऊपर जब आपको ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। इसके अंदर एक टर्म्स ऑथर ने यूज की थी जो मैंने स्लाइड के अंदर भी लिखी है कि डिमांड्स जब ज्यादा आ जाती हैं तो उस टाइम आप क्या करते हो, टेम्परेरी वर्कर्स को हायर कर लेते हो, आप पार्ट टाइम वर्कर्स को ले लेते हो आप, या फिर ओवर टाइम बढ़ा देते हो। तो दैट्स अ न्यूमेरिकल फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर। अब आपकी डिमांड बढ़ गई है ईद के करीब, ठीक है, आपने शूज बनाने हैं या आपने ड्रेस बनाने हैं, तो आप लोगों को हायर कर लेते हो कि ईद की इस डिमांड जो हाई हुई है इसके ऊपर हमें बंदे चाहिए। इसी तरह डिमांड के अंदर जब गर्मियों के अंदर पंखे बनाने वाली फैक्ट्रीज के अंदर और एसी बनाने वाली कंपनीज के अंदर उनको ज्यादा बंदे चाहिए क्योंकि उन्होंने अब ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। दैट्स अ न्यूमेरिकल। पहले वो पंखे सर्दियों में बनाते थे 10, अब उन्होंने बनाने हैं 200। तो इस न्यूमेरिकल 200 के यूनिट को फुलफिल करने के लिए वर्कर्स को हायर कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया था ये नॉन कोर टीम है, लेबर वर्क है और अदर लोग हैं जिनको आप हायर करते हो ताकि आप नंबर ऑफ यूनिट्स को ज्यादा इंक्रीज कर सको। ठीक है, कंप्रेस पीक आवर्स फिक्स भी हो सकता है, नॉन फिक्स भी हो सकता है। फिक्स हो सकता है कि लगातार एक पैटर्न चल रहा है 6 महीने से कि 4 दिन ऑन है, 3 दिन ऑफ है, 3 दिन ऑफ है, ऑन है, 4 दिन ऑफ है। ऐसा पैटर्न सिक्योरिटी के अंदर होता है, ठीक है, और यूज होता है 4 डेज ऑन 3 डेज ऑफ, 3 डेज ऑन 4 डेज ऑफ। ये माइटी सिक्योरिटी लंदन के अंदर मैं जॉब करता था, हमारा यही पैटर्न चलता था, कंप्रेस वीक का पैटर्न चलता था। मुसब मोस्ट प्रॉब्ली आपको इसके बारे में क्लियर होगा। तो ये फिक्स भी हो सकते हैं और ये वेरिएबल भी होते हैं। समटाइम 4 डेज ऑफ है, 3 डेज ऑन है, आगे फिर 4 डेज ऑन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, मैं लास्ट में दोबारा देखता हूँ अगर कोई नए क्वेश्चंस आए तो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, नए क्वेश्चंस कोई नहीं है, होपफुली बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कि इसके अंदर क्या है। और मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। आई बिलीव मुसब शेख हैं जो इसमें कह रहे हैं और किसी ने मुझसे मांगा था, और ये लिंक जो है अगेन इसी स्लाइड्स के अंदर है। क्लास जो न्यू आए हैं अगेन, जो आज भी मेरे से पूछ रहे थे कि क्लास सर ये मटेरियल कहाँ पे रखा हुआ है, ये लिंक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसकी पिक्चर ले लें और इसको बाद में आप यूज कर लें। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे, इस लिंक को अपनी एड्रेस बार पे दे के आप एंटर कर दें तो आपको यहाँ पे सारा डाटा मिल जाएगा। एचआर की बुक भी है, मैनेजमेंट की बुक है, मेरे 2 रिसर्च पेपर हार्वर्ड के मैंने अपलोड किए हैं, एक पहले किया था एक दोबारा कर लिया है। इंट्रोडक्शन टू एचआर की स्लाइड्स हैं और फिर इस पूरे चैप्टर नंबर 13 की स्लाइड्स जो अवेलेबल हैं, एचआर थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मोटिवेशन, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्लास का टाइम भी खत्म हो रहा है, आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, थैंक्स वेरी मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग द क्लास। नेक्स्ट हम क्लास के अंदर जो है वो श्योरली जो है आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑन स्क्रीन हो जाएंगे, आप आंसर दे देंगे, और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और कल जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है क्लास, थैंक यू वेरी मच। सर फरहान अहमद साहब, मैडम नाइला, इमराना सोहेल साहब, सर बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज क्लास। अल्लाह हाफिज।